कि कली के जिस्म गुलों के बदन से आती है, कली के जिस्म गुलों के बदन से आती है, वो एक महक जो तेरे पैरहन से आती है। पैरहन यानी लिबास, उसका पहनावा। कली के जिस्म गुलों के बदन से आती है, वो एक महक जो तेरे पैरहन से आती है, और तमाम खुशबुएं यादों की इसमें शामिल हैं। तमाम खुशबुएं यादों की इसमें शामिल हैं। हवा ये वो है जो मेरे वतन से आती है। बंजारा बीट में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं झांसी के जाने माने शायर, कवि, लेखक श्री राजकुमार अंजुम जी से। नमस्कार अंजुम जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं अंजुम जी। आपकी जो साहित्यिक गतिविधियां रही हैं, बहुत 40 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने अब तक साहित्यिक क्षेत्र में क्या किया? साहित्यिक क्षेत्र में असल में आजकल का जो साहित्यिक क्षेत्र है और उसके पहले जो साहित्यिक क्षेत्र होता था उसमें कुछ फ़र्क है। जैसे मैथिली शरण गुप्त जी थे या उनके टाइम के समकालीन जो भी कवि या शायर फिराक थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना हावी नहीं था। आजकल आप बुक्स की शक्ल में मंजर आम तक आते हैं, पब्लिक तक पहुंचते हैं। उतना ही ज़रूरी ये भी है कि तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, तो उनके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी हमें जाना पड़ता। तो हमारा ये रहा कि हमने करीब हमारी 1 दर्जन तो किताबें पब्लिश हुई हैं अभी तक। गज़ल कलेक्शन है, एक किताब उर्दू शायरी का जो पिंगल मीटर होता है वो उस पर है, और इसके साथ साथ जो ये तो प्रिंट वाली बात हो गई, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी काफ़ी हमारा काम रहा है। और दूरदर्शन, मुंबई, भोपाल, दिल्ली, लखनऊ, ये तमाम चैनल्स पे हमने समय समय पर प्रोग्राम्स दिए हैं। और सोशल मीडिया पे भी लाइव भी सिलसिले हमारे चलते रहते हैं, और हमारे अपने खुद के भी चैनल हैं, उनके माध्यम से हम दूसरों को भी लाइव करते हैं, दूसरे साहित्यकारों को, दूसरे शायरों को। तो ये सब चलता रहता है। और इसके अलावा जो मुशायरे होते हैं, कवि सम्मेलन होते हैं, तो उनमें भी एक्टिविटीज़ हमारी लगातार बनी रही। और झांसी महोत्सव का तो करीब 11 साल तक झांसी महोत्सव के जितने भी कवि सम्मेलन मुशायरे होते थे उसमें हमने संयोजक की हैसियत से तमाम हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर के शायरों को भी, जो राजीव राय जी ने एक झांसी महोत्सव किया था उसमें हम लोगों ने हिंदुस्तान के बाहर के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया था उसको, मुशायरे को। तो इस तरह से एक्टिविटी चलती रहती हैं और काम लगातार जारी है। अंजुम जी, जैसा कि मुझे पता है आप सरकारी नौकरी में मुलाजिम भी रहे, राजपत्रित अधिकारी से आपका रिटायरमेंट भी हुआ, तो कैसे आप ये सब तालमेल बिठाते रहे? क्योंकि एक लंबे समय से आप नौकरी में भी हैं और इसमें भी दखल रखते हैं। असल में हमारा जो रिटायरमेंट हुआ वो PCS अधिकारी के, उत्तर प्रदेश फाइनेंस सेवा में PCS अधिकारी के असिस्टेंट ऑफिसर के पद से हम रिटायर हुए हैं। लेकिन ये बात सही है कि सरकारी व्यस्तताएँ बहुत सारी रहती हैं। हमारे एक मित्र थे KL पांडे साहब, जो यहाँ झांसी में भी ADRM रहे और बाद में फिर वो DRM बड़ौदा और फिर GM और कई जगह रहे और फिर रेलवे बोर्ड में भी चले गए थे। वो भी बहुत काम करते रहे हैं। तो एक बार हमारी उनसे इस सिलसिले में बात हुई थी, उन्होंने हमें कुछ टिप्स दिए थे कि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम अपना अगर टाइम मैनेज करके चलते हैं, किस समय हमें क्या करना है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो वही फार्मूला हमने अप्लाई किया और अपना एक शेड्यूल बनाया, उसी हिसाब से सारी एक्टिविटीज़ करते रहे। जागरण से भी हमारा सिलसिला जुड़ा रहा और तमाम टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की जो पत्रिकाएं, माधुरी वगैरह में तो बहुत हमारे इंटरव्यू छपे हैं। और हमने नौशाद साहब, म्यूजिक डायरेक्टर रवि, कई लोगों के परिचर्चाएँ भी की हैं कुछ। पहले मुझे याद आ रहा कि आपने सत्य कथाएँ भी खूब लिखी हैं। मनोहर कहानी सत्य कथा को पूरा ब्यूरो हमारे पास था, और बुंदेलखंड का ब्यूरो था पूरा। बहुत सारे बड़े कांड भी हमने कवर किए, जैसे राजू भटनागर का जो एनकाउंटर हुआ था वो भी हम ही ने कवर किया था। उसके लिए कानपुर, इलाहाबाद और राठ, झांसी, कई जगह से एक साथ हम लोगों ने कवर किया था उसको। तो करीब 14-15 साल हम लोगों ने मनोहर कहानियाँ को उसमें देखा। और कई बड़े ग्रुप जैसे कि दिल्ली प्रेस का ये सरिता वगैरह, मुक्ता वगैरह, उसमें भी छपते रहे। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का हमने बताया, ये माधुरी हैं। ऐसे ही इनका जो माया एक मैगजीन आती थी, मनोहर कहानी वालों का ही ग्रुप था, मित्र प्रकाशन के नाम से, इलाहाबाद से। तो उसमें हम लोगों ने, माया में भी अपने तमाम फीचर्स वगैरह आते थे, मनोरमा में भी। तो बहुत सारे पब्लिकेशन हाउस से हमारा सिलसिला जुड़ा रहा। हमारी
जो किताबें हैं वो भी सब दिल्ली में जो साधना पब्लिकेशन, एक देश का जाना माना पब्लिकेशन ग्रुप है, वहाँ से ही पब्लिश हुई हैं। यहाँ लोकल लेवल पे हमने कोई पब्लिश नहीं करा। अंजन जी, जहाँ तक आप बता रहे हैं कि आपकी लेखन यात्रा वर्षों पुरानी है, तो जो सम्मान आपको सोशल सेटअप में मिलता रहा है, स्टेज पे, मंच पे आप जाते रहे, वहाँ पे भी आपने किया और आपने बहुत कुछ लिखा भी है, तो क्या वैसा ही सम्मान आपको घर पे भी मिला? क्योंकि ये कहा जाता है घर की मुर्गी दाल बराबर। नहीं, खैर बात आपकी ठीक है, लेकिन असल में हमारे घर में हमारे जो जीवन संगनी है रेखा और हमारे अपने बच्चे हैं, उसकी वजह ये है कि असल में माहौल आपके घर में क्या है। हमारी जो बेटी है वो म्यूजिक से उसने 2 कोर्स किए हैं प्रभाकर के। एक तो कथक में किया है, सीमा विश्वकर्मा आगरा में आजकल है, उसके हस्बैंड वहाँ पे लेक्चरर हैं, डॉक्टर बलराम कांत जी। तो उसने भी प्रभाकर किया, एक तो वोकल में किया और एक कथक में किया। तो हमारी वाइफ भी म्यूजिक में शुरू से ही रही है, बल्कि उसके हाई स्कूल इंटर में भी विषय रहे हैं संगीत के। तो ये लोग समझते थे ललित कलाएं जितनी भी होती हैं, चाहे वो साहित्य हो चाहे संगीत हो, अगर आपका इनमें से किसी में भी एक में दखल है तो आप दूसरे कला को, उसकी वैल्यू को समझेंगे और सम्मान देंगे। राजकुमार अंजुम जी जैसे हैं वैसे तो दिख ही रहे हैं, लेकिन उनमें और भी क्या खूबियां हैं जो हिडन है, लोगों को पता ही नहीं है? और तो खैर ऐसी कोई खूबी नहीं है, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ हॉबीज होती हैं, कुछ ना खूबियाँ होती हैं। हमारे अंदर ये है कि हमें म्यूजिक का बड़ा शौक है। हम जैसे बताया कि हमारी बेटी ने प्रभाकर किए हैं 2, लेकिन हमने वो कोई कोर्स तो नहीं किया, लेकिन हमारे जैसे अनिल विश्वकर्मा, गायन में या वादन में? गायन में, और वादन तो खैर नहीं हमारा कोई रहा, लेकिन गायन में हम शौकिया तौर पे गाते रहते थे। हमारे जो साड़ू भाई थे अनिल विश्वकर्मा जी, एक बड़ा नाम था म्यूजिक की दुनिया का, और जसवंत सिंह जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, और उनने हमारी कई रचनाओं को गाया है। जसवंत जी ने अभी एक साल पहले ही करीब आपसे प्यार हो गया है, मुझे एक एल्बम आया है, उसमें 8 गज़लें हैं। उसमें जो टाइटल गज़ल है आपसे प्यार हो गया है मुझे, वो मेरी लिखी हुई है, और जसवंत जी ने और अनुराधा पौडवाल जी ने उसको गाया है। गुनगुनाते हैं कभी आप? हाँ, गुनगुनाते हैं, बाकायदा ट्रैक पे। 2 लाइनें हमें सुनाएं। चलिए मैं गुनगुना देता हूँ। 2 रोज में शबाब का आलम गुजर गया, बर्बाद करने आया था, बर्बाद कर गया। 2 रोज में, आजकल असल में स्टार मेकर और तमाम फैसिलिटीज हैं जिसमें ट्रैक मिल जाते हैं, तो वो ट्रैक पे थोड़ा बहुत शौक हम गाने का है। म्यूजिक हमने जिसका सीखा नहीं है, लेकिन ऐसे कई। फिर भी आपने बहुत अच्छा गाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनुज जी, एक सवाल और है कि आपने इतना सब कुछ किया, अब ऐसा क्या है जो आप और करना चाहते हैं इस जीवन में? थोड़ा सा असल में एक उम्र का भी तकाजा होता है। अब हमारा रिटायरमेंट, जैसे हमने बताया कि पीछे अधिकारी हम थे और रिटायर भी हो गए हैं, करीब 1 साल हो गया है। अब अध्यात्म की तरफ थोड़ा सा मन जाता है, और इस उम्र में ये होता भी है। तो कुछ हमने ज़िंदगी में बहुत कुछ लिखा है। 2 तरह का लेखन होता है शायरी में या कविता में, एक इश्क हकीकी कहते हैं, एक इश्क मजाजी, उस पर बेस्ड होता है। इश्क मजाजी तो दुनियावी इश्क है जो हम लोग करते हैं, उस पर बेस्ड होता है। एक इश्क हकीकी जो सूफीज़्म, जिसमें एक उसका आधार होता है। तो उस तरह की कुछ रचनाएं हमने लिखी भी हैं, और हम चाहते हैं कि हम आगे उसमें और काम करें, और वो एक, और यही जो प्लेटफॉर्म्स हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, इनके माध्यम से वो लोगों तक पहुंचाएं। तो हमारा अपना एक चैनल भी है राजकुमार अंजुम के नाम से यूट्यूब पर, उसमें हम लोग करते रहते हैं, और फेसबुक पर भी हम लोग गजल शोभित राजकुमार अंजुम के नाम से एक हम लोगों का प्लेटफॉर्म है, उसमें अभी हमने जसवंत सिंह जी को भी लाइव किया बॉम्बे से। अंजुम जी, एक बात बताइए, आप ने इतना सब कुछ आप कर रहे हैं, करते रहे हैं, तो क्या आप मंच पे भी मुशायरा वगैरह में जाते रहे? बहुत जाते रहे, हम लगातार जाते रहे, और दिल्ली है, मुंबई है, लखनऊ है, भोपाल है, बहुत जगह हम लोग गए हैं, और ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं हमारे। आप अगर हिंदुस्तान के किसी भी छोटे शायर की हम बात नहीं कर रहे, जैसे राहत साहब अब नहीं है, लेकिन डॉक्टर कलीम कैसर साहब हैं, वसीम बरेलवी साहब हैं, नवाज देवबंदी साहब हैं, डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब हैं, किसी से भी अगर आप हमारा नाम अगर केवल लेंगे तो वो पूरी कुंडली हमारी बता देंगे, इतने। अनुज जी, मंच से जुड़ा एक मेरा सवाल है जी, चाहे वो कवि सम्मेलन हो और चाहे वो मुशायरा हो, महिला रचनाकारों के साथ जो मंच पे चहलबाजी होती है,
क्या आप इस बात से सहमत हैं? अच्छा है? नहीं, इसमें सहमत होने की तो खैर बात नहीं है। जो चीज़ गलत है वो गलत है, लेकिन असल में इसके लिए वो क्यों? महिला रचनाकार भी जिम्मेदार हैं। वो असल में क्या होता है कि एक मंच का एक ग्लैमर होता है, तो उसके लिए मंच के ग्लैमर के लिए आपके अंदर काबिलियत का होना बहुत ज़रूरी है। अब उनके अंदर अगर मान लो केवल देखने में ही अच्छी लगती हैं, वो देखने में काबिलियत नहीं है उनके अंदर, तो किसी न किसी को उनको सहारा लेना पड़ता है, बैसाखी लेना पड़ती है। और जिनकी वो बैसाखी लेते हैं, चाहे वो संचालक हो या कोई भी हो, फिर वो एक मंच का आजकल असल में सस्तापन जिसको कहते हैं, सस्ता साहित्य, वो मंचों से परोसा जा रहा है। इसीलिए कभी जो सूर और तुलसी और कबीर के मंच होते थे, वो आजकल तवायफ हैं, एक तरह से आप कहिए कि उसमें तवायफ हैं और वो बैठती हैं कवि सम्मेलन मुशायरों मंच में। जो आप बात कर रहे हैं वो वही चीज़ है कि वो बाकी तवायफ हैं, वो गाने वालियाँ थी, कहीं कुछ है, कोई उस्ताद मिल गया, कलाम लिख के दे दिया, गजल लिख के दे दी। शायरों ने, कवियों ने हमें बताया ये सब प्रायोजित होता है। प्रायोजित ही होता है। वो असल में क्या है कि एक पूरा बिजनेस है, वो एक पूरा एक सेटअप है, तो पब्लिक नहीं समझ पाती उन चीज़ों को। वो नोक झोंक जो होती है वो उसको ये लगता एक एक डायलॉग प्रायोजित होता है उसमें, और दो अर्थ वाले होते हैं। हाँ, दो अर्थ वाले होते हैं, वो दो अर्थी होते हैं, तो उसका आनंद भी लोग ले लेते हैं और कोई इल्जाम भी नहीं लगा पाता कि साहब ये सस्ता पानी या अश्लीलता परोसी आ रही मन से, उसके मतलब दो निकलते हैं। तो वो सब ये ठीक करे। अब आपका मुझे बहुत अच्छी लगी। अंजुम जी को गुस्सा कब आता है? नहीं, गुस्सा तो नहीं करना चाहिए, ज़्यादा बेटर है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो कभी कभी आ ही जाता। पर असल में गुस्से का क्या है, हर आदमी को आता है, लेकिन वो परिस्थिति जन्य होना चाहिए। अगर कोई ऐसे नहीं कि आप हमेशा ये चेहरा गुस्से में बना के घूमते रहें, वो नहीं होना चाहिए। कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं हमारे जीवन में कि हमें गुस्सा आ जाता है, तो वैसे ही हमें तो कैसे मैनेज करते, कैसे अपने आप को? कुछ नहीं, आप उसको रियलाइज करिए कि आप जो गुस्सा कर रहे हैं वो क्या जायज़ है। और आमतौर पे गुस्से का आपको कारण मिलेगा कि वो जायज़ कभी नहीं होता। अगर आपको लगता है कि नहीं जायज़ है, तो आप उसको सॉरी बोलिए जिससे आपने गुस्सा किया है, और वो आपका मामला सब खत्म हो जाएगा फिर वहीं पे। कहते हैं रोमांस का और शायरी का चोली दामन का साथ है जी। आमतौर पे शायर प्रेम, इश्क, मोहब्बत की बातें ज़्यादा करते हैं, तो क्या ये माना जाए कि अंजुम जी भी रोमांटिक मूड के? नहीं, इसके लिए कोई इसमें हमारा थोड़ा सा विचार अलग है। वैसे जनरली जो आप कह रहे हैं वही बात है, लेकिन दो तरह की शायरी होती है। एक आप बीती को जगबीती बनाना और एक जगबीती को आप बीती बनाना। जो दूसरे का दर्द आप देख रहे हैं, दूसरे का वियोग देख रहे हैं, दूसरे का इश्क में जो समस्याएं आ रही हैं वो देख रहे हैं, उससे भी इम्प्रेस होता है एक शायर, और वो उसको जगबीती है, उसको आप बीती बना के वो महसूस करता है और फिर आप बीती बना के शायरी में डालता है। तो आप बीती वाली शायरी, जगबीती बनाने वाली बात जो है वो हमने कभी नहीं की। हमने दूसरों को महसूस करके और उसको फिर अपने गज़लों में, अपनी नज़मों में, अपने गीतों में ढाला है। और वो जो इश्क का है वो तो एक के प्रति आपको वफादार रहना चाहिए, वही ज़्यादा बेटर है। ये सब चीज़ें टेम्परेरी होती हैं, आगे जाके कष्ट देती हैं। अंजुम जी, चोली दामन का साथ है कला और कलाकार का जी। तो क्या ये माना जाए कि जब कला जवान होती है तो कलाकार बूढ़ा हो जाता है? कलाकार कभी बूढ़ा नहीं होता है। ये शकील बदायूनी जो एक बहुत बड़ा नाम रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा नाम थे, बहुत सारे गाने उनने, सैकड़ों गाने लिखे हैं और बहुत अच्छे शायर भी थे मंचों में। उन्होंने लिखा है कि हम शायर शबाब रहेंगे सदा शकील, दुनिया गुजर रही है गुजरने भी दीजिए। तो वो शायर जो है उसका दिल हमेशा जवान रहता है। यार एक साहित्यकार या एक संगीतकार, अब ये पंडित रविशंकर साहब बहुत अच्छे सितार प्लेयर थे, 92 साल की उम्र में भी उसी तरह से परफॉर्म करते थे। तो आप जब महसूस कर लेंगे कि अब हम बूढ़े हो गए, तभी बूढ़े होते हैं, दिल आपका हमेशा जवान रहता है। अंजुम जी ने बहुत कुछ बताया अपने बारे में, तो क्या अगले जन्म में फिर आप अंजुम जी इसी स्वरूप में पैदा होना चाहिए? अब ये तो इख्तियार की बात नहीं होती इंसान के, ये परवरदिगार तय करता है, ईश्वर तय करता है, वो जो बनाएगा तो बनेंगे। तो चाहेंगे वापस? हमें तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है, लाइफ बहुत अच्छी कटी हमारी साहित्य में और शायरी में, तो अगर हमें वो उस तरह से जन्म देता है तो बहुत अच्छा लगेगा। एक और सवाल, आपकी इतनी सारी भरपूर सफलता जो बल्क में है आपके साथ, इससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो होना ही चाहिए, क्योंकि सफलता देने वाला तुलसीदास जी ने लिखा है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, तो ये सब उसके हाथ होता है। आप संतुष्ट नहीं भी होंगे तो क्या कर लेंगे। तो आपको जो कुछ उसने दिया है उसमें संतुष्ट हो। हमें तो बहुत कुछ दिया है, और शोहरत भी, और उसी से हमें पैसा भी, जैसे हमने बताया कि दूरदर्शन के चैनल हैं, मुशायरे हैं, कभी सम्मेलन, पैसा भी मिलता रहा बीच बीच में। तो इससे बढ़ के क्या होगा कि हमारा शौक भी पूरा होगा और परवरदिगार हमें
उसमें पैसा भी दे रहा है, तो इस भरपूर संतुष्ट तो सफलता हैं। के पीछे, जी। इस सफलता के पीछे कहते हैं किसी महिला का हाथ होता है, तो किसका आप नाम लेंगे? महिलाओं की अगर आप बात करेंगे तो हमारे पास तो ले दे के एक पत्नी है, बस उसी का ही हाथ है जो कुछ है। इसके अलावा तो हमने इधर उधर कभी रास्ते से भटकने की कोशिश की नहीं। अच्छा, मतलब एक लक्ष्य रखा। जी। आज की पीढ़ी अगर अंजुम जी को देखे और बात करे, उनसे इंस्पायर्ड होके क्या वो आपके प्रोफेशन को कैरियर के रूप में बना सकती है? इसमें कई चीज़ें डिपेंड करती हैं, आप उसको कहाँ ले जाना चाहते हैं। आजकल की जो पीढ़ी है वो असल में ये चाहती है कि 2-4 लाइन भी अगर उसने लिखना सीख लिया तो उसको लगता है कि मंच मिल जाए, शोहरत मिल जाए, दौलत मिल जाए। ऐसा मुमकिन नहीं होता। आपको लग के पहले साधना करना पड़ेगी। ये साधना है, संगीत है, साहित्य है, जितनी भी ललित कला है, चित्रकला है, ये सब साधनाएं होती हैं। इसमें थोड़ा धैर्य की भी ज़रूरत होती है। और जब आप फिर उसके बाद पूरी तैयारी के साथ आप आते हैं मंजर आम पर फील्ड में, तो फिर सफलता की उम्मीद आपको करना चाहिए। तो उम्मीद अगर कोई करता भी है तो हमें नहीं लगता कि बिना मेहनत की सफलता मिलेगी। अगर वो उसको अपना ध्येय बना के अगर काम करेगा तो बिल्कुल मिलेगी। वो हमें क्या, किसी को भी एक अपना आदर्श बना के अगर चलेगा आगे तो सफलता मिलेगी उसको। हाँ, मेरा सवाल ये है कि अंजुम जी, मुशायरे में, कवि सम्मेलन में आपने खूब मंच शेयर किया है, जी। तो एक शायर के रूप में आप ज़्यादा आनंद पाया आपने, एक शौहर के रूप में? देखिए, शौहर कोई आनंद की विषय वस्तु नहीं है। आपका सवाल खैर ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन एक जो साहित्य या मुशायरे में जो शायरी है या कविता है, वो एक्चुअल अलौकिक चीज़ होती है। वो ईश्वर से उसका रिश्ता होता है, संबंध होता है। और एक शौहर का रिश्ता जो है पत्नी से होता है केवल। तो जाहिर है कि जहाँ रिश्ता परवरदिगार से होगा, ईश्वर से होगा, तो वहाँ आनंद ज़्यादा होगा आपको। पत्नी एक दुनियावी चीज़ है और ईश्वर एक शाश्वत है। वो वहाँ अगर आप उसको ध्यान में रख के अगर साहित्य का सृजन करते हैं तो जाहिर है आनंद ज़्यादा मिलेगा, स्थायी होगा। वो आनंद रूहानी होगा, वो रूह का आनंद होगा। एक आनंद जिस्म का होता है, एक रूह का होता है, वो रूह का आनंद होगा। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप अपनी शायरी से कुछ सुनाएं। मैं पेश कर देता हूँ कुछ शेर मैं पेश कर रहा हूँ। और अभी एक नई गज़ल है हमारी, मोहब्बत के मौसम हमारा एक अभी गज़ल कलेक्शन मंजर यहाँ पर आया है नया, तो उसी में से मैं ये गज़ल है, मैं पेश कर रहा हूँ उसको। कि कली के जिस्म गुलों के बदन से आती है, कली के जिस्म गुलों के बदन से आती है, वो एक महक जो तेरे पैरहन से आती है। पैरहन यानी लिबास, उसका पहनावा। कली के जिस्म गुलों के बदन से आती है, वो एक महक जो तेरे पैरहन से आती है। और तमाम खुशबुएं यादों की इसमें शामिल हैं, तमाम खुशबुएं यादों की इसमें शामिल हैं। हवा ये वो है जो मेरे वतन से आती है। और ये शेर मैं ज्योति प्रकाश खरे के नज़र करना चाहता हूँ। मेरे बहुत पुराने उनसे मरासिम रहे हैं, रिश्ते रहे हैं, ताल्लुकात रहे हैं। कि पराए लोगों को अपना बनाने की खूबी, पराए लोगों को अपना बनाने की खूबी जो तूने पाई है काफ़ी जतन से आती है। बल्कि मैं तो चाहूँगा कि ज्योति जी के साथ साथ मैं नवीन श्रीवास्तव साहब हमारे सामने बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे एडिटर, बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक बहुत बड़ा सशक्त एक नाम है, उनकी भी नज़र में ये करना चाहता हूँ कि पराए लोगों को अपना बनाने की खूबी जो तूने पाई है काफ़ी जतन से आती है। और एक आखिरी शेर जो आजकल सीमाओं पर ये युद्ध तो नहीं हो रहा, लेकिन युद्ध जैसी स्थितियां हैं, हमारे बहुत सारे जवान शहीद हो रहे हैं। कि वतन के वास्ते जो लोग जान लुटाते हैं, वतन के वास्ते जो लोग जान लुटाते हैं, वो मर भी जाएं तो खुशबू कफन से आती है। वतन के वास्ते जो लोग जान लुटाते हैं, वो मर भी जाएं तो खुशबू कफन से आती है। कली के जिस्म गुलों के बदन से आती है, वो एक महक जो तेरे पैरहन से आती है। तो ये थे राजकुमार अंजुम जी, जिन्होंने हमसे बहुत सारी बातें बहुत शिद्दत के साथ जोड़ी। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।